स्टूडेंट्स, आज दिनांक 26 मई 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज हम लोग लेसन नंबर 4 जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रश्नोत्तर की श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न साथ ही साथ बहुविकल्प प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रत्येक प्रश्न को भली भांति समझाया जाएगा, बताया जाएगा आपको, तो बिंदुवार हर प्रश्न का आपको उत्तर जो है मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है बहुविकल्प प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है जनसंख्या विस्फोट का कारण है। तो जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हो सकते हैं? हमने आपको बताया था कि जनसंख्या विस्फोट यानी एक निश्चित समय में जब जनसंख्या में तीव्र गति से जो है वृद्धि होती है तो उसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है। नंबर 1 है अधिक कमाने के साधन, नंबर 2 है युद्ध ना होना, नंबर 3 है अधिक उपज और नंबर 4 है उत्तम स्वास्थ्य। मैं फिर से बोल देता हूँ एक बार आपको। पहला है ए अधिक कमाने के साधन, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत आराम से, अधिक कमाने के साधन। दूसरा है युद्ध ना होना, तीसरा है अधिक उपज और चौथा है उत्तम स्वास्थ्य। तो देखिए पहला बिंदु यहाँ पे दे रखा है कि जनसंख्या विस्फोट का कारण है अधिक कमाने के साधन। ऐसा तो नहीं होता है कि बहुत सारे बच्चे, अगर पैसा ज़्यादा है तो बच्चे ज़्यादा हो जाएं। और दूसरा बिंदु भी नहीं बनता है किसी हालत में कि युद्ध नहीं है होना, तो युद्ध नहीं होगा तो युद्ध में लोग मरते ही हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कई ऐसे युद्ध हैं जो जीते हैं भारत में। फिर तीसरा है कि अधिक उपज, बहुत अधिक उपज है तो इसे खाने वाले तो ऐसा भी नहीं है। चौथा है हमारा पॉइंट बनता है उत्तम स्वास्थ्य है, मतलब यानी कि जो मॉर्टेलिटी रेट है वो घटा हुआ है, क्योंकि सबसे अच्छी जो है सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं, बीमारियों को खोजा जा चुका है, उनकी दवाइयाँ बनाई जा चुकी हैं, एक आध बीमारी को छोड़कर। तो इस प्रकार से जो है उत्तम स्वास्थ्य जो है ये एक अच्छा इसका प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि जनसंख्या विस्फोट का कारण है उत्तम स्वास्थ्य है, तभी लोग जो है कम मर रहे हैं और जो है तेज़ी से वृद्धि हो रही है, लोग बहुत सारे मात्रा में पैदा हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न आता है कॉपर टी रोकती है। कॉपर टी क्या रोकती है? नंबर 1 निषेचन, नंबर 2 अंडे का परिपक्वन, नंबर 3 अंडोत्सर्ग, नंबर 4 ब्लास्टोसिस्ट का रोपण। देखिए चारों बिंदु में आपको भी एक एक पॉइंट बता देता हूँ। निषेचन का मतलब होता है मेल फीमेल गैमेट्स का मिलना। बी अंडे का परिपक्वन मतलब होता है जब अंडा मैच्योर होता है, तो वो तो होता है हमारा ओवरी में, अंडाशय में होता है, तो इसको तो रोक नहीं सकती। अंडोत्सर्ग मतलब जब अंडा निकलेगा बाहर ओवरी में से, जो हमारी ग्राफियन फॉलिकल होती है उसमें से निकलता है, तो उसको भी नहीं रोक सकती। जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो तो होनी है। जो गैमेट बनना ही बनना है उसको हर महीने। चौथा है हमारा ब्लास्टोसिस्ट का रोपण। तो ब्लास्टोसिस्ट का रोपण तो तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो सिस्ट का रोपण ही रोकना ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं रोकती। तो इसका जो उत्तर जो सही है वो है दूसरे का, जो हमारा उत्तर है वो ए है सही, कि निषेचन को रोकती है, फर्टिलाइजेशन को रोकती है, मेल और फीमेल गैमेट को मिलने से रोकती है। क्लियर। तीसरा आता है प्रश्न कि गर्भ निरोधक गोली का प्रमुख घटक है क्या? तो ए है वृद्धि हार्मोन, बी है प्रोजेस्टेरोन, सी है थायरॉक्सिन और डी है एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो देखिए पहला है वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन इसका तो कोई काम नहीं है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। थायरॉक्सिन से कोई मतलब नहीं है इसका गर्भनिरोधक गोली का, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से भी मतलब नहीं है। देखिए मतलब है प्रोजेस्टेरॉन से, क्योंकि क्या है ये एक सेक्स हार्मोन है, ठीक है, जो सेक्रेट करता है और जो है जो फ्यूज़न हुआ है उसके बाद जो प्रोसेस है उसको जो है रोक देता है। फिर तीसरा हमारा यहाँ पे बनता है, चौथा हमारा जो पॉइंट है, चौथा प्रश्न है हमारा, वो है निम्न में से कौन सी परिवार नियोजन युक्ति सबसे अधिक उत्तम है? देखिए निम्न में से कौन सी परिवार नियोजन युक्ति अधिक उत्तम है? पहला है रिदम विधि, दूसरा है बहुत ही रोधों का प्रयोग,
तीसरा है अवांछित गर्भपात को समाप्त करना, और चौथा है बंध तकनीक। तो इसमें जो सबसे उत्तम विधि है वो रिदम विधि है, ठीक है। तो ये जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है कि परिवार नियोजन नियुक्ति की सबसे उत्तम विधि जो है वो रिदम विधि है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसके संक्रमण से स्त्रियों में गर्भपात हो जाता है? किसके संक्रमण से स्त्रियों में गर्भपात हो जाता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, माइकोप्लाज्मा से, या इनमें से कोई नहीं? फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से किसके संक्रमण से, मतलब किसके इन्फेक्शन, कौन से ऐसी जो ऐसा जो जीव है जिसके संक्रमण से, जो इन्फेक्शन से स्त्रियों में जो होता है गर्भपात हो जाता है, मतलब गर्भ नष्ट हो जाता है? तो वायरस से, बैक्टीरिया से, माइकोप्लाज्मा से, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर बच्चों है माइकोप्लाज्मा। तो उससे जो है गर्भपात हो जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है। तो अब इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा वो है कि जनन क्षमता सीमित रखने की 4 विधियों के नाम लिखिए। कि जनन क्षमता जो है वो सीमित रखना, 4 विधियाँ कौन कौन सी हैं उसकी? तो देखिए, सबसे पहली जो विधि है वो है बंध्यकरण। बंध्यकरण मतलब जो आप जो ट्यूब्स हैं या वेसल्स हैं उनको कटवा दें, उनको स्टरलाइज करवा दें, उनको जो है उनको ब्लॉक करा दें, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, उससे भी जो है जनन क्षमता सीमित हो सकती है, ठीक है, ज़्यादा बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे। तो दूसरा बिंदु बनता है हार्मोनी गर्भ निरोधन, मतलब जो हार्मोन्स हैं वो ही सिक्रेट ना हो तो भी ऐसा संभव है। तीसरा है अंतः गर्भाशयी यंत्र, कुछ ऐसे भी जो है इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो गर्भाशय में फिट हो जाते हैं, जिनसे क्या होता है इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती नहीं है, ना इम्प्लांटेशन होगा। चौथा है बाधा विधियाँ। बाधा मैंने आपको बताया ना कि मतलब इनको ब्लॉक करवा दी जाए, ठीक है। स्टरलाइजेशन तो हमारा जो बंध्यकरण है वो तो है ही है, साथ में ट्यूब्स को बिल्कुल ही ब्लॉक करा दें, कट करा दें, तो उनसे भी जो है हम जो है जनन क्षमता सीमित को रख सकते हैं, क्षमता को सीमित कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला जो प्रश्न है वो है परतनली शिशु से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, परतनली शिशु टेस्ट ट्यूब में भी यहाँ पे IVF लिखा हुआ है। देखिए, IVF इसलिए लिखा हुआ है, इन विट्रो फर्टिलिटी या फर्टिलाइजेशन, ये प्रोसेस जो है प्रयोगशाला के भीतर होता है, और इसमें उन लोगों की हेल्प हो सकती है जो लोग निसंतान हैं, जिनको दंपत्ति जिनको संतान नहीं हो रही है, वो लोग इस प्रोसेस को कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे प्रोसेस हैं जो पूरे देश भर में चल रहे हैं प्रज्ञली शिशु के माध्यम से, टेस्ट ट्यूब में भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स को कलेक्ट करके प्रज्ञली में कल्चर मीडियम में उसको ग्रो कराया जाता है, और फिर जब वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ब्लास्टोवियर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है या ब्लास्टोला अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसे जो है माता के गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है, और जहाँ माता उसको डेवलप करके और फिर एक स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। तो इस प्रकार से ये संभव है, इसको हम परतनली शिशु कहते हैं। अगला है MTP और ZIFT से आप क्या समझते हैं? देखिए बच्चों, पहले तो इनकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए कि ये MTP फुल फॉर्म क्या है, ZIFT की फुल फॉर्म क्या है। कई बार पूछा भी जाता है, तो हम लोग बता सकते हैं उसमें कि MTP क्या है। तो MTP एक विधि है जिसके द्वारा जो है प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल, M फॉर मेडिकल, T फॉर टर्मिनेशन मतलब होता है ख़त्म करना, और प्रेगनेंसी मतलब P फॉर प्रेगनेंसी मतलब संगर्भता को। तो MTP जो है उसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। उसके बाद है ZIFT। तो ZIFT का मतलब होता है जायगोट, Z फॉर जायगोट, और IFT मतलब होता है कि इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। जब जायगोट का ट्रांसफ़र जो है वो फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जायगोट
यानी कि सॉरी ZIFT यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ है। अब ये है क्या, समझ लेते हैं इसको। देखिए, स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या MTP कहा जाता है तथा भ्रूण को 8 जो ये तो MTP हो गया। ZFT क्या है? भ्रूण को 8 कोशिका अवस्था पर फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करना ZFT कहलाता है। क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को एक बार में ही। चलिए नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, GIFT से क्या समझते हैं आप? GIFT क्या है? देखिए बच्चों, GIFT यहाँ पे जो है ना, बाकी तो IFT तो आपको पता ही है क्या है, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, लेकिन यह G फॉर क्या है? G फॉर मतलब होता है गैमेट। तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो देखिए बच्चों, कुछ स्त्रियाँ अंडाणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती, मतलब कुछ में जो होता है ना, उनका जो ओवरी है वो काम नहीं कर रही होती, उसमें अंडा नहीं बनना होता है, परंतु निषेचन तथा भ्रूण परिवर्धन यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो भी हो जाएगी फैलोपियन ट्यूब में, और जो है जो यूटीरस है वो भी सही काम कर रहा है, उनका गर्भाशय उचित वातावरण प्रदान कर सकती हैं। उनके लिए दाता स्त्री से अंडे लेकर तथा उनके पति से शुक्राणु एकत्रित करके उन स्त्रियों की फैलोपियन नलिका में पहुंचा दिया जाता है। इस विधि को GIFT कहते हैं। मतलब किसी और से लेकर और उसके बाद उसमें जो है एग लेकर उसमें ट्रांसफ़र कर दो, उसमें वैसे मिक्स करके ट्रांसफ़र कर दो। तो अगर ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन भी होगा और जो है संतानोत्पत्ति भी होगी। अगला जो प्रश्न है वो है जनन अक्षमता क्या है? देखिए, शब्द से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि जनन मतलब होता है सेक्सुअल और अक्षमता मतलब होता है अक्षम, यानी कि जो नहीं हो पाए। तो जब कोई स्त्री या पुरुष, कोई भी मतलब स्त्री या पुरुष संतान उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं, संतान उत्पन्न करने में या वंश वृद्धि में आप किसी भी शब्द में कर सकते हैं कि वंश वृद्धि में अक्षम होते हैं या संतान उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं, तो उनकी इस क्षमता को हम क्या कहते हैं? जनन अक्षमता कहते हैं। तो उनमें क्या है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, वो संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो वो क्या कर सकते हैं? इनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी में सब कुछ संभव है। तो वो क्या कर सकते हैं? वो IVF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्सनली शिशु का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज IVF तकनीक के माध्यम से जो है उन्हें जो है पितृत्व प्राप्त हुआ, जो है बच्चों का सुख प्राप्त हुआ है, माता पिता बने हैं। तो समझे? तो यह बहुत अच्छा आज का हमारा टॉपिक रहा है। हम लोगों ने आज अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय दोनों प्रश्नों को सुना, समझा, हर एक बिंदु पर चर्चा करी और आप लोगों को मज़ा भी आया होगा हर एक बिंदु में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। आप लोग को जानकारी भी होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। चलिए ठीक है, धन्यवाद।